सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कविता अकेडमी में। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और उन बच्चों को जिन बच्चों ने क्लास 6 में ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड एग्जाम में गोल्ड मेडल लिया है, जो बच्चे लेवल 2 में पहुंच गए हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत की है। उन सबको बहुत बहुत बधाई हो 2nd लेवल में पहुंचने के लिए। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि हम किस तरीके से 2nd लेवल की तैयारी करें। तो 2nd लेवल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको वैसे ही अपनी प्रिपरेशन करनी है जैसे आपने 1st लेवल की थी। आपको पहले क्या करना है कि पहले आपको हर चैप्टर की जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी रीडिंग लगानी है, और उस चैप्टर्स की रीडिंग लगाने के बाद आप जितना कोशिश हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि यदि आप क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए नई सीरीज लाई हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मिक्स में प्रैक्टिस करेंगे। इसमें डेली मैं कोशिश करूंगी बनाने की कि जिससे कि मैं स्लाइड्स बना सकूं डेली और आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा सकूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज ये 30 क्वेश्चन है, ये मैंने डिवाइड कर दिए। जैसे मेरे कुछ 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले जो बच्चे नहीं ले पाए, लेवल 1 नहीं क्लियर कर पाए और गोल्ड मेडल नहीं ले पाए, उन्हें कोई बात नहीं, वो अपनी 7th क्लास में अपनी स्टार्टिंग से ही स्टडी स्टार्ट कर सके, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में लास्ट में जब आपके एग्जाम्स होंगे, एनओसो है, ओलंपियाड का जो एग्जाम है और इसके अलावा एनटीएससी का एग्जाम है, वो आप क्लियर कर सके। मेरे अपने बच्चे को भी इसका भी 1st लेवल क्लियर हुआ, क्लास 7th में है। वो भी मैं उससे भी यही कहती हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आराम से आप 2nd लेवल भी क्रॉस कर लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेल इज ए डिवाइस। वो कह रहा है सेल क्या है, सेल किस तरह की डिवाइस है। सबसे पहले हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, एक केमिकल स्टोर्ड होता है। ठीक है, अगर आपने कभी सेल को अगर आप करना चाहो तो एक पुराना सेल लेना, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना और उसके अंदर देखना आपको ब्लैक कलर का केमिकल मिलेगा। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो स्टोर होता है केमिकल, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। इसके अलावा हमें पता है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल मतलब 2 वो होते हैं, जैसे कि जो कैप होती है इस तरीके से, वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और जो नीचे की डिस्क होती है वो आपका कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। इसके अलावा हमें इसमें भी पता होना चाहिए कि ये सेल जब हम अपने एक सर्किट, अगर आपने देखा होगा सर्किट भी पूछ सकता है कि सर्किट क्लोज है कि ओपन है। हमें पता है कि जब हम बैटरी का साइन, वो बैटरी नहीं है, ये सेल है। सेल में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, लेकिन जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में हम क्या करते हैं, 2 और मोर सेल्स को कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बन जाती है, वो बैटरी बन जाती है। मैं एक सर्किट बना के दिखा रही हूँ आपको। इसमें मैं एक स्विच लगा, यहाँ पे एक स्विच लगा देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक स्विच भी बना देती हूँ। मैंने फिर पूरी ड्रॉ कर दी है। इस तरीके से मैंने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, इसे स्विच कहेंगे, और यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया। अब हम देखते हैं कि जो इसकी लॉन्ग वाली जो इसकी जो मैंने लॉन्ग वाली लाइन बनाई है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और जो स्मॉल वाला कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। और हमेशा जो करंट, जब इसमें हमने जब इसको इससे जोड़ा है तो हमें इसे करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कैसे शुरू करती है, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अब वो ये पूछ सकता है, अब जैसे ये क्लोज है कि ओपन सर्किट है, इसमें बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। अब देखो इस तरीके, ये तार क्या है, यहाँ से ब्रेक हो रखा है, इसमें क्या कर रखा है, ये ओपन सर्किट है। क्या है, ओपन सर्किट। यदि मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी इस तरीके से, यहाँ पे एक यह होता है एक स्विच का निशान होता है इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से होता है तो ये क्या है, ओपन है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तभी हमारा बल्ब जलेगा।
इसके अलावा हमसे क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है कि इसके अंदर ये बल्ब के अंदर जो ये क्या कहलाता है, बल्ब के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, बल्ब के अंदर इस तरीके से 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल और एक टर्मिनल। इसके बीच में क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, ये कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है, फिलामेंट। ये पूछ सकता है फिलामेंट की जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो तो इसमें कौन सा पार्ट बल्ब का ग्लो करता है, फिलामेंट करता है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ये भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसके आगे पीछे की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया कि बैटरी जो सेल है, उस सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इसके अंदर केमिकल स्टोर होता है। केमिकल इसमें कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो हम सेल के अंदर जो हमारी जो उसकी लॉन्ग लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्मॉल लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि जब कि बल्ब कौन से सर्किट में ग्लो करेगा, तो वो क्लोज सर्किट में ग्लो करेगा, क्योंकि उसमें सर्किट ब्रेक नहीं रहता, वो पूरा ज्वाइंट होता है। लेकिन बल्ब हमारा कैसा होना चाहिए, फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूज होगा तो हमारा सर्किट ओपन ही कहलाएगा, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है कि उसमें जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। इस तरीके से देखो एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि बैटरी और सेल में क्या अंतर है। सेल के अंदर एक ही सेल होता है, जबकि बैटरी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेलों को कनेक्ट करते हैं। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना, बैटरी बनाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिव वायर इज फॉर्म। अब वो कह रहा है कि हमारी जो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अभी जस्ट मैंने बताया है कि हमारी जो है वो प्लस से नेगेटिव की तरफ जाती है। कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड आउट, द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंगिंग टू द। अब वो कह रहा है जब इसके हम किसी मैग्नेट लेके उसको आयरन फिलिंग्स में जब हम घुमा रहे हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा जो आयरन होगा वो स्टक या फिर अट्रैक्ट होगा। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक पावर होती है वो मैग्नेट में पोल्स पर होती है। कहां पर होती है, इन पोल्स पर। तो ये सारे फीलिंग्स यहाँ पे अटैक हो जाएगी। सबसे कम होती है सेंटर में। तो नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साउथ पोल, और दोनों बराबर होती है। तो यही होगा कि हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि दोनों पोल्स पर इक्वल होगी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। वो कह रहा है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके, कि जब हम किसी भी मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, जैसे मान लो ये आप हो, अब आपके इसके सामने मतलब आपकी इमेज जो बनेगी, अगर मान लो एक तो देखो ये इरेक्ट है, इसे बोलते हैं सीधा, कि आपका जो टॉप वो टॉप वाली टॉप पे रहेगी और लोअर वाली लोअर पे रहेगी, तो इसे बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलती है, इरेक्ट। अपसाइड डाउन जब होती है, मान लो इस तरीके से वो ऐसी हो जाए, उल्टी हो जाए, वो कहलाती है इन्वर्टेड। क्या कहलाती है, इन्वर्टेड, की इरेक्ट है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो इमेज भी हमारी कितनी बनेगी, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो ये भी पूछ सकता है कि आपके और आपकी इमेज में कितना डिफरेंस होगा अगर आप 2 सेंटीमीटर पे खड़े हो किसी प्लेन मिरर के, तो कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस मतलब डिफरेंस बोल सकते हो, डिफरेंस नहीं, कितना डिस्टेंस होगा। तो हम ये टोटल कर देंगे 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। क्योंकि 2 मीटर आप आगे हो तो 2 मीटर पीछे ही आपकी इमेज बनेगी। तो हमने क्या बोला, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। एक पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हो तो उधर मिरर में आपको राइट हैंड दिखेगा, तो इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। तो अब हमें क्या क्या पॉइंट मिला कि इरेक्ट होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, और सेम डिस्टेंस पे होती है, सेम साइज होती है, ठीक है। इसका सीधा सा एग्जांपल अगर आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। क्योंकि जब आपको जब कोई उसे पीछे से अपने कांच के मिरर मतलब कार के मिरर में देखेगा तो उसे वो क्या दिख जाएगा, सीधा दिख जाएगा, ठीक है। एम्बुलेंस को इजिली रीड कर पाएगा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल यूजेस worn out ruler to measure the length of a table in her room. She placed the ruler such that marks 3.0 centimeter coincide with one end and the other coincides with the mark 33.7
7 सेंटीमीटर। तो टेबल की लेंथ पूछा, हमें पता है कि हमने जब स्केल रूलर रखा तो 3.0 था, और जो लास्ट वाला था क्या था 33.5 सेंटीमीटर था। तो हमारी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी जो स्केल की जो रीडिंग होती है, स्टार्टिंग रीडिंग होती है, उसको फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 33.5 में से 3.0 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 30.5, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा, इसका और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम जब स्केल से रीडिंग करते हैं तो हमें आईज की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा एकदम उसके ऊपर होनी चाहिए जहां भी हम पॉइंट को रीड कर रहे हैं, ठीक है, ना लेफ्ट में होना चाहिए ना राइट में होना चाहिए, हमेशा सेंटर में होना चाहिए। ये हमारे इसके 3 रूल्स हैं। अगर हमारा स्केल्स ब्रोकन डाउन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग रीडिंग्स और एंडिंग रीडिंग्स को लेकर फाइनल रीडिंग को उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमेशा आईज को कहाँ रखना है, स्टेट में जहां से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोल्ड। फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट क्रिएट कर दी, और उसे ऐसा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। हमें पता है कि जब पहले के टाइम, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि हमारे पास एक परफेक्ट, एक पर्टिकुलर एक यूनिट नहीं थी। हम क्या करते थे, अपने अंगुल का यूज करते थे, मुष्टि का यूज करते थे, फैथम यूज करते थे, क्यूबिट, ये सारे हमारे एंशिएंट टाइम में यूज किए गए नाम्स है। क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन। लेकिन ये क्या थी, ये डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती थी, क्योंकि हर किसी के हाथ की लंबाई, फुट की लंबाई, ठीक है, डिफरेंट हुआ करती थी। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते थे। तो इसलिए सबसे पहले फ्रेंच ने क्रिएटेड करा स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट, वो कहलाया मैट्रिक सिस्टम, जिसमें एक पर्टिकुलर एक यूनिट बनाई। लेकिन और आजकल जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा यूनिट यूज करते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं भी हम चले जाए वो इक्वल होती है, ठीक है। हम यहाँ मेजर करेंगे, हम कहीं और जाके मेजर करेंगे, सेम होता है। क्योंकि जैसे अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर में यूज करते हैं, अगर हम टाइम की बात करें तो हम सेकंड में यूज करते हैं, यदि हम बात करें वेट की बात करें तो वेट का किलोग्राम होता है, ठीक है। ये हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम क्या, इसका आंसर क्या होगा, मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ कैन बी डिडक्टेड बाय ए मैग्नेटिक कंपास। कि मैग्नेटिक कंपास से हम क्या डिडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओनली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओनली द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कंपास से हम क्या यूज करते हैं, कंपास हम एक तरह डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कि हम क्या पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ 3 बार्स मैग्नेट एज शोन इन फिगर। हमने देखो इस तरीके से मैग्नेट क्या कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है। कह रहा है क्या पॉसिबल, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे साउथ पोल है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेम पोल हमेशा रिपल करते हैं, तो वो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या होगा, डिफरेंट पोल मिलेंगे। अगर नॉर्थ है तो उसके पास में एस पोल मिलेगा। अब यहाँ साउथ है तो यहाँ एन बन गया, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एस आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब हम इसे बी को मैच करके देखते हैं, बी को देखते हैं, एस है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे एस पोल होगा, एस पोल, एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल, एन पोल, ये भी इनकरेक्ट हो गया। देखो ये एन है तो यहाँ पे एस मिलेगा, यहाँ पे एस मिलेगा, यहाँ पे एन मिलेगा, यहाँ पे एस मिलेगा, यहाँ पे एन मिलेगा आपको, यहाँ पे साउथ पोल मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये करेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, एस, एन, इनकरेक्ट हो गया। ओके, हमेशा मैग्नेट का जो अरेंजमेंट इस तरीके से पॉसिबल होगा कि हमें डिफरेंट पोल्स हम एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट हो ही होंगे। अगर हमने सेम पोल्स किए तो रिपल करेंगे, तो हमारा इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स इज अ। अब हमने पूछा है कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके का है। अगर आप जानते हो तो आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने स्केल्स को अपने बालों पे लगा, बालों पे अगर रब करते हो और फिर पेपर पे लेके जाते हो तो पेपर उस पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। इसी तरीके से पूछ रहा है कि जब हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हमें रब करना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है स्केल को रब करके। इसी तरीके से हम जब मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप दूर से ही, जरूरी नहीं आप उसे टच करो, थोड़ा दूर रखोगे तब भी वो आयरन क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो वो कांटेक्ट हुए, वो नहीं हुए, तो इसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैग्नेट दूर से ही क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप देखना दो मैग्नेट को भी पास लेके जाओगे, जब आप डिफरेंट पोल्स होंगे तो क्या होगा, दूर से ही वो क्या करेगी, अपने आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द सन इज बिहाइंड यू योर शैडोज। कह रहा है कि सन यदि हमारे पीछे होगा तो हमारी शेडो कहाँ बनेगी। यदि आपको पता है कि सन हमारे पीछे होगा तो क्या होता है, जैसे सन यहाँ पर है, मान लो ये सन है और यहाँ पर कोई इमेज है, कोई यहाँ पे कोई खड़ा है मान लो, ठीक है। तो सन की लाइट ये हमारे पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, ठीक है। सन हमारे पीछे की तरफ है तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ पर स्टक हो जाएगी, क्योंकि हम क्या एक ओपेक की तरह काम करेंगे। तो हमेशा इमेज क्या होगी, हमारे सामने बनेगी। कहाँ बनेगी, इमेज हमारे इधर बनेगी। ये आप हो तो आपकी इमेज आपके सामने बनेगी और सन आपके बिहाइंड है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम इसके उल्टा, यदि सन आपके इन फ्रंट हो, यदि ये मान लो आप हो और सन यहाँ पर है इन फ्रंट में, कहाँ पर है, इन फ्रंट, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, तो आपके पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी, बैक साइड में, ठीक है। अपोजिट होता है, यदि सन हमारे बैक में है तो हमारी इमेज फ्रंट में बनेगी, और यदि सन हमारे इन फ्रंट है तो हमारी शेडो बैक में बनेगी। तो इसमें क्या पूछा है, सन हमारे बिहाइंड है, पीछे की तरफ, तो हमेशा आपकी फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे बनेगी इमेज, ठीक है। शेडो आपके, सॉरी इमेज नहीं, शेडो आपके आगे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ बिकॉज इट, कि हमें मून क्यों दिखाई देता है। हमें पता है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वह लाइट इमिट नहीं करता, वह सन की जो लाइट होता है उसे क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि हमें सन दिखाई देता है, सॉरी मून दिखाई देता है, ठीक है। वह जो सन की जो लाइट एब्जॉर्व करी है मून ने, ठीक है, वो उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है, इसकी वजह से हमें मून नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो मून हमें किसलिए दिखाई दे रहा है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि वो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। ल्यूमिनस नहीं है ये, क्योंकि ल्यूमिनस इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सोर्स इज स्मॉल एंड पॉइंटेड देन, वो कह रहा है यदि हमारा लाइट सोर्स, अगर हमारा लाइट सोर्स का मतलब जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने टॉर्च यूज करी, लेकिन कैसी वाली टॉर्च को यूज करिए, जिसकी ओनली वन पॉइंट का वो है, तो हमेशा इमेज, जो इमेज नहीं, शेडो कैसी बनेगी, शेडो हमेशा डार्क बनेगी। हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज की शेडो, किसी पे लाइट सोर्स डालते हैं तो हमें कई बार दो तरह की हमें शेडो मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक टॉर्च ली, क्या ली, एक टॉर्च ली, और यहाँ पर एक बॉल रख दी, क्या रख दी, एक बॉल। जब इससे लाइट सोर्स आएगा तो हमें दो तरह की शेडो मिलेगी। एक तो हमें इस तरीके से मिलेगी, डार्क जोन मिलेगी, क्या मिलेगा, डार्क जोन, और उसके चारों तरफ एक लाइटर जोन मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हल्का हल्का होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें दो तरह की शेडो मिलती है। तो इस जो सेंटर पॉइंट है जो डार्क होता है वो हमारा कहलाता है अम्ब्रा, क्या कहलाता है, अम्ब्रा। और जो हमारा आउटर पार्ट होता है जो पार्शियली वो होता है, हल्का होता है, उसे कहलाता है पनम्ब्रा, क्या कहलाता है, पनम्ब्रा कहलाता है, ठीक है। तो हमें कितने जो हमें शेडो मिली, दो तरह की, अम्ब्रा और पनम्ब्रा, एक डार्क जोन होगा, एक लाइटर जोन होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें ये दोनों हमेशा मिले, हमें इनमें से अम्ब्रा हमेशा मिलेगी, हमेशा डार्क जोन जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इसमें से बिल्कुल भी लाइट जाती नहीं है, पास नहीं होती, पार्शियली भी लाइट नहीं होती, इसमें बिल्कुल ऑपेक है वो। लेकिन जो उसका लाइटर पार्ट है वहां पे कुछ लाइट्स क्या होती है, इसमें से पास हो जाती है, ठीक है, रोक नहीं पाता वो। तो ये दो तरह की जो शेडो मिलती है हमें, अम्ब्रा एंड पनम्ब्रा, ये हमेशा अम्ब्रा सेंटर में होती है, हमेशा ये बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करता, ये ओपेक की तरह ओपेक की तरह काम करता है। और जो पनम्ब्रा है जो क्या होता है, थोड़ी इसमें लाइट पास हो आती है।
बस ये एक ही कंडीशन पे हमें अम्बरा मिलेगी, जब हमारा लाइट सोर्स कैसा हो, बिल्कुल स्मॉल एंड पॉइंटेड होगा, क्योंकि फिर बिल्कुल लाइट क्या होगी उसके सामने से जाएगी, बिल्कुल भी क्या होगा पार्शियली में नहीं जाएगी, इस तरीके से फैलेगी नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लाइट अगर सोर्स हमारा क्या होगा पॉइंटेड होगा तो हमें कैसे मिलेगी, हमेशा हमें मिलेगी एक डार्क इमेज, डार्क शैडो मिलेगी, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि अब ये जब हमारी शैडो मिलती है तो हमारी कैसी होती है, हमेशा उसका जो शेप है वो हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट लिया वैसी रहेगी, लेकिन साइज उसकी इंक्रीज डिक्रीज रहती है। लेकिन कभी भी साइज क्या नहीं होगी, जो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया उसकी साइज से कभी डिक्रीज नहीं होगा, उससे इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन हमारा साइज उससे छोटा नहीं दिखाई देगा। अगर हमने इतना बड़ा लिया है, अगर हमने एक सेकेंड, अगर हमने साइज इतना बड़ा लिया तो ये नहीं कि हमारी शेडो इतनी सी बन जाएगी, इससे बड़ी बन सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं होगी। अब हमारी साइज डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होती है ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है डिस्टेंस। ये मान लो टॉर्च है, ये हमारा लाइट सोर्स है, क्या है लाइट सोर्स, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, बॉल मान लो, कुछ भी मान लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। यदि अब ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान कैसे रखना है, आपको याद कैसे करना है कि यदि हमारे लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होती है, क्या होती है डिक्रीज होती है, तो हमारी ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज होगी, वो अपोजिट होता है। बस आपको ध्यान रखना अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमारी जो इमेज की जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो शैडो है वो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज होगी। और यदि हमारा ये ध्यान रखना किसकी डिस्टेंस, लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। यदि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट का शैडो डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ये तीन चीजें जो मैंने बताई है कि हमारी दो चीजें, हमें हमेशा दो तरह की शैडो मिलती है, एक डार्क मिलता है और एक लाइट मिलता है। डार्कर जोन जो उसका अम्ब्रा कहलाता है और लाइटर जोन उसका पनम्ब्रा कहलाता है। हमेशा ये दोनों, ये हमेशा जरूरी नहीं कि हमें दोनों मिले, लेकिन हमेशा अम्ब्रा हमें हमेशा मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस ओनली अम्ब्रा किस कंडीशन में मिलेगा, पनम्ब्रा नहीं मिलेगा, जब हमारा लाइट सोर्स कैसा हो, एक पॉइंटेड हो, ठीक है। तो वो एक पॉइंट जितना ही पास होगा तो एक डार्क मिलेगा, और वो भी बहुत डार्क मिलेगा, मतलब अम्ब्रा मिलेगा, पनम्ब्रा नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारी शेप सेम रहेगी, हमारी साइज चेंज होगी, लेकिन साइज इतना छोटा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट है उसके बराबर तो होगा ही होगा, उससे फिर इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज कब होगा, जब हमारी लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी, और अगर इंक्रीज होगी तो साइज छोटा दिखाई देगा, ठीक है। अब हमारा है इसका, तो हमारा इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है, द शैडो विल बी कंप्लीटली वेरी डार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील वाटर इज एग्जांपल ऑफ, जब हम एक स्टील वाटर जो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, एक स्टील है, उसमें हमें क्या किस तरीके से काम करेगा, पिनोल कैमरा, पिनोल कैमरा में तो इन्वर्टेड इमेज दिखती है, हमेशा कैसी दिखती है उल्टी दिखती है, कैसी दिखती है इन्वर्टेड, उल्टा दिखता है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से हम देखते ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट में जिसमें इमेज बनती ही नहीं है, इसमें हमारी इमेज दिखाई देती है मिरर, इस वाटर में हमें अपनी क्या दिखाई देती है इमेज, और मिरर में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, तो ये मिरर की काम करेगा, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह। मैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज रिवर्सिबल चेंजेस, बताना इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है। अब हम जानते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि मैं कितनी बार इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि रिवर्सिबल चेंजेस आते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल चेंज है उसका मतलब है कि आपके जो आप सब्सटेंस जो आपने लिए हैं, जो और जो उससे जो अपने रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाए हैं,
ठीक है, जो भी आपने चीज ली है, सब्सटेंस लिए हैं, वो आफ्टर रिएक्शन या चेंजेस होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर को हमने बॉईल किया, बॉईल करने से किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में, लेकिन उन वाटर वेपर को हमने दोबारा कूल किया तो दोबारा क्या मिल गया हमें, वाटर। तो ये कैसा हो गया, रिवर्स, मतलब बैक दोबारा हो रहा है। ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल कहलाते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमने वेजिटेबल लिया, फ्रूट्स लिया, उसे हमने कटिंग की, कट किया हमने, है ना, लेकिन कट करने के बाद क्या होगा, वो सब्जी कट गई। अब वो इरिवर्सिबल है, ये है तो फिजिकल, क्योंकि हमने सब्जी काटी है, अभी कटिंग की है सब्जी की, लेकिन कटने के बाद तो जो उसकी टेस्ट है, जो उसकी बस शेप बदली है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदली। अभी वो अगर हमने उसको कुक कर दिया सब्जी को, तो हमारा बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनेगा, उसका टेस्ट सब में अंतर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फिजिकल दोनों होते हैं, फिजिकल में दोनों होंगे। फिजिकल की बात करें तो हमारा फिजिकल में ये दोनों होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या होगा, ये रिवर्स दोबारा हमें वापस मिल जाता है, लेकिन रिवर्सिबल में नहीं मिलता। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें, केमिकल चेंजेस की बात करें, वो ओनली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। क्यों होते हैं, क्योंकि उससे जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट, जो अपने पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल चेंज होता है। जैसे अगर हम दूध लेंगे, दूध को अगर हमने दही बना दिया, कर्ड बना दिया, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे केवल एक ही फीचर्स जो पता लग रहा है कि वो भी व्हाइट कलर का है और वो भी व्हाइट कलर का है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंज। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, क्या ये केमिकल चेंज है, क्या ये फिजिकल चेंज है। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी चीज को जलाना, पकाना, कटिंग करके पकाना, बर्निंग करना, ये सारे कहलाते हैं केमिकल चेंज। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, यदि आप पेपर को काटते हो, तो पेपर को काटा है आपने, कटिंग की है, लेकिन उसके जो फीचर्स है वो आपके अभी भी पेपर वाले ही हैं, लेकिन आपने जला दिया तो वो ऐश बन गया, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बस आपको यही दिमाग लगाना है कि क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपने ये आपको लगाना पता लगा आ गया कि प्रोडक्ट नया, तो मतलब केमिकल। प्रोडक्ट नया नहीं बना, जो कि पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट नहीं तो केमिकल, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा केमिकल चेंज आएगा। जैसे क्लाउड्स बनना, पानी से क्लाउड्स बनना, वेपर जो होगा, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि क्लाउड्स दोबारा क्या होंगे, प्रिसिपिटेशन जब होगा तो पानी बन जाएगा, स्नो बन जाएगा, ठीक है, बर्फ बन जाएगा, इस तरीके से। तो ध्यान रखना इस चीज का। इसका आएगा मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, ये सही है। कुकिंग ऑफ फूड अभी बताया, कुकिंग, बर्निंग, ये सारे केमिकल है, ये गलत है। काउ डंग टू बायोगैस, बायोगैस, एक बार काउ डंग से हमने क्या बना लिया, बायोगैस, तो दोबारा काउ डंग नहीं मिलेगा। राइपिंग ऑफ मैंगो, मैंगो को पकना है, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन, 1 kg of iron occupy less space compared to 1 kg sponge, why? हमें पता है स्पंज कैसा होता है, लाइट वेटेड, जबकि ये क्या होता है, केजी का जो आयरन होता है वो हैवी होता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है आयरन की, जबकि स्पंज की डेंसिटी कम होती है। अब आप ये ध्यान रखिए, कोई चीज हल्की है, आप कॉटन को ही ले लो, आप कॉटन कितनी सारी आ जाएगी 1 kg में, लेकिन अगर हम बात करें आयरन की कितना सा आएगा। इसी तरीके से स्पंज लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आएगा हैज लेस डेंसिटी, ये गलत है। आयरन हैज स्पंज हैव इक्वल डेंसिटी, गलत है। आयरन हैज मोर डेंसिटी देन स्पंज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन, एक मिनट, 12th में ये भी पूछा सकता है कि इसमें से कौन सा फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा। तो ये भी ध्यान रखना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो हमेशा सिंक करेगा, डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो हमेशा फ्लोट करेगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवापोरेशन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, हमें इसमें निकालना जो सही नहीं है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस अकरिंग थ्रू द हीट ऑफ द सन, ये सही है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो सन के कारण होता है, सही है। इट इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्वेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर्स,
मिक्सचर में से सॉल्वेंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, तो गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सॉल्वेंट से निकालने के लिए हम ये यूज करें। इट कैन नॉट बी यूज फॉर सब्सटेंस विल बर्न और हीटिंग। कह रहे जो सब्सटेंस जल जाते हैं गर्म करने पर, क्या उनको हम इनसे इवोपरेशन से प्राप्त कर सकते हैं, सब्सटेंस को निकाल सकते हैं? गलत है। तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें कैन नॉट लिखा है। ठीक है, ओके। जो चीज गर्म करने पे जल गई तो वो इवोपरेशन तो कैसे होगी? नहीं होगी। और हमें क्या निकालना? नोट ट्रू। इन द लैब द लिक्विड बीइंग इवोपरेटेड, वो कह रहा है लैब के अंदर जो भी इवोपरेट होता है उन्हें वाटर बाथ पर गर्म करना चाहिए। ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा मतलब इनकरेक्ट मतलब वो हमारा सही है। इन द लैब द लिक्विड बीइंग इवोपरेट मस्ट बी हीटेड ओवर अ वाटर बाथ, कि जो भी इवोपरेशन करते हैं उन्हें हमेशा किस पे? वाटर बाथ पे गर्म करना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है। हमें कौन सा ढूंढना है? नोट ट्रू। तो इसका बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 14. A girl saw a water puddle while going to school in the evening. While returning home, she observed that puddle is bad. तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन वाटर इवोपरेट हो सकता है। अगर मान लो आपकी फ्लोर टाइल फ्लोर है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है, आपको ध्यान से देखना है। अगर फ्लोर टाइल है तो ध्यान रखना वहां पर वाटर सीप नहीं होगा। सीप, जो वाटर सीप लिखा है ना, केवल ग्राउंड में हो सकता है, जहां पर मतलब मिट्टी हो। ठीक है, सीमेंटेड नो, टाइल्स नहीं लगी हो। ठीक है, फ्लोर ऐसा होना चाहिए। तब तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ वाटर इवोपरेटेड हो जाएगा, कुछ वाटर सीप हो जाएगा। वाटर कंडेंस्ड नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आप अगर इसकी जगह ग्राउंड की जगह अगर आपको फ्लोर कह दे, टाइल फ्लोर कह दे, तो ओनली वाटर इवोपरेशन आएगा। ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें सही जो नहीं है। अ सॉफ्ट मेटल कैन बी स्क्रैच इजीली, ये सही है। स्क्रैच इजीली, कि सॉफ्ट मेटल्स क्या हो सकते हैं? स्क्रैच इजीली, स्क्रैच हो सकते हैं। ऑयल मिक्स विद वाटर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑयल क्या है? वाटर में मिक्स नहीं हो सकता। ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है। अ सोल्यूबल मेटल डिसअपियर इन वाटर, हाँ, जो सोल्यूबल चीज होगी वो जब हम डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगी। ट्रू है। यूज ट्रांसपेरेंट बोटल्स कंटेनर इन किचन, सही है, क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंट बोतल या कंटेनर यूज करेंगे तो इजीली हम अपने जो हमें चाहिए वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे। नहीं तो हमें हर डिब्बा खोल खोल के देखना पड़ेगा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ मडी वाटर टेकन फ्रॉम अ pond is allowed a stand undisturbed for some times, we find that a dirt particles get settled at the bottom of container. This process is called, हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया? वाटर लिया। सारे नाम याद रखने। इसके अंदर हमने क्या मिलाई? सैंड मिलाई, और इसको मिक्स कर दिया। तो आप देखोगे कि आपको पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। मिसिबल तो नहीं होगा, बीच बीच में हमें दिखाई देगा, ब्राउन भी दिखाई देगा मिट्टी, उसमें अगर लीफ वगैरह तो भी फ्लोट हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने इसको रख दिया, कुछ देर के लिए रख दिया, तो हमने देखा सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और वाटर यहाँ आ जाएगा ऊपर। ये कहलाएगा सेडिमेंटेशन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेडिमेंटेशन। ये कई बार क्या होता है, पेन की गड़बड़ की वजह से। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। और ये कहलाएगा वाटर है। ये क्या आ गया? सैंड इकट्ठी हो गई इसलिए नीचे, तो सेडिमेंटेशन हो गया। अब हम इस पानी को यदि दूसरे में निकाल देते हैं तो ये कहलाता है डिकेंटेशन। पानी को सेपरेट करना क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। फिल्टर, अब इसमें थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स, गंदी पार्टिकल हो गए, इसे फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करना कहलाता है फिल्ट्रेशन। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। इवोपरेशन तो अब क्या होगा? अब हम इसमें अगर मान लो कि उसमें सोल्यूबल, अगर अब इसमें नमक वगैरह कुछ मिला हुआ तो हम इवोपरेशन कर लेंगे। तो क्योंकि सोल्यूबल तो क्या होगा? सोल्यूबल तो चीज पानी में मिक्स होगी ना, उसको डिफरेंट उसको करने के लिए, जैसे मान लो, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे पास एक है जिसमें हमें क्या है? सैंड है, उसमें वाटर है, और उसमें साल्ट है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन के बाद हम करेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कर लेंगे। डिकेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे। क्योंकि फिल्ट्रेशन से क्या होगा? फिल्ट्रेशन से जो उसकी थोड़ा बहुत भी डस्ट पार्टिकल, गंदा वंदा जो भी है, निकल जाएगा। फिल्टर कर लिया, अब उस पानी को हम इवोपरेट कर लेंगे। और इवोपरेशन करने से क्या होगा? पानी तो हमारा अलग हो जाएगा और
नमक हमारा पानी के अंदर नीचे, मतलब हमारा पानी तो उठ जाएगा, पानी को तो हम क्या करेंगे, कंडेंस करके दूसरे बर्तन में भी इकट्ठा कर सकते हैं, और नीचे क्या रह जाएगा, ओनली साल्ट। तो ये सारे नाम भी याद रखने हैं और ये सब कुछ रखना है याद। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन द मेटल ऑन हीटिंग। हम मेटल को गर्म करने पर क्या होते हैं, दे एक्सपेंड, दे कॉन्ट्रैक्ट, दे रिमेन अनअफेक्टेड, नॉन ऑफ दिस। ये सबसे इजी एग्जांपल कि आपने वायर्स देखोगे, सर्दियों में आपके वायर्स कैसे आते हैं, साइज में छोटे आते हैं, टाइट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखोगे। गर्मियों में तार लटक जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सपैंड, कि मेटल्स को गर्म करने की वजह से वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि हमें जब व्हील पर लकड़ी की उस पर हमें उस पर चढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको गर्म कर लेते हैं, जिससे उस पर फिक्स कर देते हैं, फिर उस पर ठंडा पानी काटते हैं तो दोबारा उस पर फिक्स हो आता है। क्योंकि थोड़ा छोटा साइज, नहीं तो क्या होगा, अगर हमने इसको बिल्कुल बड़ा करके लिया तो वो लूज हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। तो हम इसका यूज करते हैं उस पर व्हील्स पर, लकड़ी के व्हील पे लोहे की रिम लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द लिक्विड फॉर्म, कि इसमें लिक्विड फॉर्म कौन सी है, पॉन्ड्स, लेक्स, एटमोस्फेयर में तो क्या होता है, वेपर में होता है, ग्लेशियर में आइस में होता है, सॉलिड हो गई, सी ओशन सॉलिड हो गई, रिवर्स, लेक, सी ओशन, ये है डी ऑप्शन। क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि सारे क्या है, इसका ए ऑप्शन, सारे लिक्विड फॉर्म में। अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड इज सेपरेटेड बाय, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड सेपरेटेड बाय, कि सॉलिड जब उसमें डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में, तो हम किस तरीके से उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इवापोरेशन से, कि सेडिमेंटेशन से तो क्या होगा, जो चीजें डिसॉल्व नहीं होती उन्हें यूज करते हैं, डिकेंटेशन से, उससे भी हुई है, सीविंग से, जो बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो छानने के लिए बिल्कुल अलग होते हैं, घुलने वाली चीजें नहीं होती, इवापोरेशन आएगा इसका बी पार्ट। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसका ट्रू है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल कैन बी चेंज इफ मिक्सड विद, हाँ, कि किसी भी मटेरियल में हम कुछ मिक्स करके बना देंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पीतल, कॉपर, ठीक है, आयरन, आपने वो सुना है टंगस्टन, वो मिक्स करके बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है, जो भी हम मेटल यूज करते हैं उनसे, तो मिक्स करने पर क्या होती है, एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है उनकी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कि ऑब्जेक्ट अलग अलग मेटल से बने होते हैं, ये भी सही है। ऑल मेटल्स मेटल्स कैन बी मेड इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक मेटल को अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बना सकते हैं, सारे करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द करेक्ट फूड चेन। हमें पता है सबसे पहले फूड चेन में कौन मिलेगा, हमें प्लांट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद क्या मिलेगा, हर्बीवोर, क्योंकि हर्बीवोर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। उसके बाद हमें मिलेंगे कार्निवोर, कार्निवोर कौन होता है, जो हर्बीवोर को खाता है, किसको खाएगा, इसे, ये इसे खाएगा। कार्निवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर ऐसा होता है जिसे ओमनिवोर खाता है, कौन खाता है, ओमनिवोर। अब ये ध्यान रखना, कार्निवोर ओमनिवोर को भी खा सकता है और हर्बीवोर को भी खा सकता है, कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ओमनिवोरस कौन होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है, लेकिन हर्बीवोरस ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस ओनली फ्लैश खाता है। इसके अलावा एक स्कैवेंजर आता है, एक डिकम्पोजर आता है, स्कैवेंजर खाते हैं डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि फूड चेन में हमेशा क्या होगा, प्लांट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, फिर ओमनिवोरस, ठीक है, फिर स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, फिर डिकम्पोजर होंगे उनके मरने के बाद, ठीक है, वो फूड चेन में नहीं आएंगे, वो एक इसके आगे वाला पार्ट है जो मैंने बता दिया। फूड चेन ऐसे होगा, पहले प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि जो कंज्यूम करते हैं इन चीजों को। अगर हम बात करें, अगर हमारे प्लांट से भी पहले कुछ पूछा जाता है तो सन कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सन अगर नहीं होगा तो प्लांट खाना ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट क्या करते हैं, अपने खाना बना पाते हैं। तो अब देखो, सन, प्लांट, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, अब ये गलत है, क्योंकि कार्निवोरस हर्बीवोरस तो प्लांट्स को खाएगा, उल्टा हो गया, प्लांट्स ओमनिवोरस, हर्बीवोरस सन, ये भी इनकरेक्ट है। सन के बाद प्लांट, सन को प्लांट, प्लांट ने हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, प्लांट, कार्निवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस सन,
देखो ये थोड़ा ना अजीब सी बनी हुई है, आपको सोचो एरो कहाँ जा रहे हैं, एरो पे ध्यान दो, ये एरो पे ध्यान दो इस पे, क्योंकि एरोस कैसे चल रहे हैं, सन उल्टा चल रहा है, एरो कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हम सन को प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने क्या किया, फिर प्लांट किससे लिए, हर्बीवोरस, प्लांट कहाँ आ गए, हर्बीवोरस के पास, हर्बीवोरस कहाँ चले गए, कार्निवोरस के पास। ठीक है, तो हमारी सी ही ऑप्शन है। वैसे पता क्या होना चाहिए था, अगर हम ध्यान देंगे तो प्लांट किस पे डिपेंड कर रहा है, सन पे, हर्बीवोरस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट पर, कार्निवोरस किस पे डिपेंड करने हैं, हर्बीवोरस पे, ओमनिवोरस किस पे डिपेंड करने हैं, कार्निवोरस पे, इस तरीके से। ठीक है, कैसे भी पूछी जा सकती है, ऐसे भी पूछी जा सकती है, वैसे भी पूछी जा सकती है, तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फूड आइटम। फूड आइटम्स लिस्टेड बिलो आर गुड सोर्स ऑफ, ये देखो ये क्या है, विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें कहां से मिलती है, सन से, कहां से मिलती है, सन से। तो फ्रॉम लिस्टेड बिलो आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी का, विटामिन डी का, इससे विटामिन मिला मीट से, बटर से, कोल्ड लिवर से, एग से, मिल्क से। हमें क्या मिल रहा है, सन से हमें विटामिन डी मिला, अगर हम बात करें मिल्क से हमें विटामिन ए मिला, बटर से हमें क्या मिला, फैट मिला। ठीक है, एग से हमें प्रोटीन मिला, तो हमें विटामिन मिला, मिनरल्स मिला, प्रोटीन मिला, ऑल ऑफ दिस। तो हमें क्या क्या मिला 22 में, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस मिला, क्योंकि हमें इसे विटामिन डी मिला, बटर से हमें फैट भी मिलेगा, अगर हम बात करें एग से हमें प्रोटीन मिलेगा, मिल्क से हमें मिनरल से मिल सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। 23 क्वेश्चंस, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कॉटन फाइबर से यार्न बनाना या थ्रेड बनाना। अब हमें ध्यान रखना है कि स्पिंडल से हम धागा बना रहे हैं, हैंड पिकिंग से हम उसको, हैंड पिकिंग क्योंकि हमें पता है कॉटन के प्लांट्स पे जो फ्लावर्स आते हैं वो क्या करते हैं, जब पक जाते हैं, मैच्योर आते हैं, तो कॉटन उसमें क्या होता है, कॉटन बन जाती है, तो उन कॉटन को हम हैंड पिकिंग से इकट्ठा करते हैं। गिनिंग क्या होता है, उस कॉटन जो बॉल्स होती है उसको सीड से अलग करना, गिनिंग कहलाता है। अब उसने बोला कॉटन फाइबर्स तो बन गए, अब हमें क्या बनाना है, थ्रेड बनाना है, यार्न बनाना है। तो यार्न के लिए हम क्या यूज करेंगे, यार्न के लिए हमें ध्यान रखना है, हम दो चीज यूज करते हैं, एक यूज करते हैं चरखा, एक यूज करते हैं स्पिंडल। चरखे से भी बनाते हैं, स्पिंडल। हैंडलूम किससे यूज करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए, क्लोथ बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका स्पिंडल आएगा। 24th क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट। हमें पता है रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉइल से, रूट ब्रीथिंग का काम भी करता है, क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर जो अंदर के जो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उससे रूट्स क्या करती है, ब्रीथ करती है। एक प्लांट को होल्ड करने का काम करता है। अब जब उखाड़ते हो तो देखना कि क्यों नहीं उखड़ पाता, वो क्यों नहीं बाहर आ पाता, पुल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सॉइल को बहुत ही स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखता है। तभी तो फूड जो सोइल इरोजन में हेल्प करता है, वो सोइल इरोजन नहीं होने देता, उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, होल्डिंग भी करता है। रूट्स आर फाइब्रस इन नेचर। हमें पता है कि रूट्स दो तरह की होती है, एक होती है फाइब्रस रूट, इस तरीके से, ये इसमें कोई क्लियर नहीं होती, एक होती है इस तरीके से, मेन रूट होती है। क्या होती है, मेन रूट। इसे बोलते हैं, एक सेकेंड, इसे बोलते हैं टैप रूट, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो दो तरह की होती है, तो दोनों ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। ये किस में होती है, मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने अच्छे से बता सका है। ये मोनोकोट, ये मोनोकोट नहीं, डाइकोट में होती है, और ये मोनोकोट में होती है। ठीक है, जैसे राइस है, ठीक है, राइस, चावल, गेहूं, वीट है, राइस है, ग्रास है, उन सब में फाइब्रस रूट होती है। जबकि मैंगो, जिनके सीड्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ग्राम है, इन सब में कौन सी होती है, टैप रूट। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल एक्स। एक्स क्या है, मैंग्रोव। हमें पता है मैंग्रोव प्लांट में क्या होता है कि उसमें दलदल वाली मिट्टी होती है, जिसके अंदर पानी में, अभी भी क्या बताया मैंने, रूट्स का क्या काम है, ब्रीथिंग करने का। अब आपको पता है कि वो ब्रीथ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी मिट्टी में एयर ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या भरा है, पानी है। तो एयर नहीं होने की वजह से वो ब्रीथ करने के लिए क्या आती है, बाहर आती है। इन्हें न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेटोफोर। और वो किसके लिए बाहर आती है, ब्रीथिंग के लिए। किसके लिए आती है,
ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि अंदर पानी में एयर है ही नहीं। तो टेक इन वाटर फॉर ट्री, पानी के लिए नहीं। टेक टू ऑब्टेन सफिशिएंट एयर, हाँ एयर के लिए। क्यों नहीं? क्योंकि मैंग्रोव प्लांट कहाँ है? दलदल में, वहां पर क्या है? पानी में क्या नहीं, मिट्टी में क्या नहीं है? एयर नहीं है, तो ब्रीथ नहीं कर पाती, तो ब्रीथिंग के लिए वो बाहर आ जाती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन पिक्चर शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, आइडेंटिफाई पी क्यू आर। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो ये क्या है? ट्री है। कैसे बताया कि इसमें ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है? अपर, बहुत ऊपर से निकलती है, ठीक है, स्टेम के बहुत ऊपर से, हाइट से निकलती है। इसमें ब्रांचेस कहाँ होती है? नियर स्टेम से निकलती है, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका, ये साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं। कलर तो आपको नहीं पता लगे, आपको यहीं से पता लग जाएगा। इसमें देखो सिंगल है और यहाँ पे बहुत सारी निकली हुई है, ठीक है, नियर द ब्रांचेस से बहुत सारी, नियर द ग्राउंड से, सरफेस ग्राउंड से निकलती है, ठीक है, बहुत नीचे से। तो हम क्या कह सकते हैं? पी ट्री है, क्यू शर्ब है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। What can you identify in the woody stem of shrub? अब हमें पता है कि shrub के अंदर जो woody stem है वो क्या हो सकता है? उसमें सीड्स हो सकते हैं, गलत है, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं सीड्स, तो क्लोरोफिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या बोला है? वुडी बोला है। तो वुडी का मतलब ब्राउन कलर होगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल के लिए ग्रीन कलर होना चाहिए, ठीक है। फूड कैरिंग ट्यूब्स, वाटर कैरिंग ट्यूब्स। अगर आपने अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके एक टॉपिक है कि प्लांट स्टेम, जो प्लांट होता है उसका स्टेम क्या होता है? स्टेम हमेशा क्या होता है? स्टेम जो होता है टू स्टेट वे, टू स्टेट वे, दो रास्ते होते हैं उसमें। जैसे मान लो ये आपकी क्या है? रूट्स है, इन्होंने पानी एब्सॉर्ब किया, अब पानी कहाँ पहुंचेगा? लीव्स में। कहाँ जाएगा? लीव्स में, पूरे प्लांट में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? तो ये तो क्या है? पानी पहुंचा है। क्या हुआ? इसने पानी को ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, इस तरीके से पूरे में ट्रांसपोर्ट किया। अब इन पत्तियों ने क्या किया? खाना बनाया। क्या बनाया? फूड बनाया। अब ये फूड भी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक क्या होता है? एक होता है हमारा खाना ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे पेड़ में जहां पहुंचाना होगा खाना पहुंचाएगा, ब्रांचेस में, जितने भी स्टेम, पूरी ब्रांचेस उनमें। तो ये क्या हो गया? दो तरीके के फंक्शन कर रहा है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। अब इसमें क्या बन सकता है? इसमें ये बन सकता है कि जो लीफ में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्रीन कलर जो होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। इसके अलावा जो लाइट कैप्चर का काम कौन करता है? जो सनलाइट कैप्चर करता है वो कौन काम करता है? वो काम करता है क्लोरोफिल। इसके अलावा ये बोल सकता है इसमें गैसेस जो एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, वो फंक्शन कौन काम करता है? वो करता है स्टोमेटा। इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा कि है ना, गैसेस के अलावा इसमें सुना होगा आपने ट्रांसपीरेशन। इवोपरेशन तो पता है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। लेकिन लीफ जो वाटर को क्या करती है, इन्वायरमेंट में जो एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करती है? रिड्यूस करती है, रिड्यूस मतलब उसको बाहर निकालती है इन्वायरमेंट में, वो क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहला रहा है, लेकिन इसमें प्लांट के अंदर होने के कारण क्या कहलाएगा? ट्रांसपीरेशन। जो एक्सेस ऑफ वाटर को अपने आउटसाइड निकालती है लीव से, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। इस ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है प्लांट में, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ऊंचाई पर, इतने हाइट वाले पेड़ों में पानी कैसे ऊपर जाएगा? तो वो यही कि जब ट्रांसपीरेशन होता है तो ये जैसे मान लो यहाँ से पानी बाहर निकल गया एनवायरमेंट में, कहाँ निकल गया? बाहर। अब ये क्या, अब यहाँ पे पानी कम हो गया, एक क्या बन जाएगा? प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? सक्शन प्रेशर होता है, ठीक है, एक तो उसे पुल करेगा पानी को ऊपर की तरफ। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसका आएगा थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड एंड फोर्थ किसमें? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई, एफ को आइडेंटिफाई करना है। एफ क्या हो सकता है? ये बड़ा होता है, ये अपने आप मूव होता है, कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज, और वो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करता है। हमेशा पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। ऐसे क्या कहलाते हैं? ये देखो अभी कह रहा है एग बड़ा होगा, कैन मूव नहीं होगा। क्लाउड्स
टोड स्टूल, फ्रॉग, फ्रॉग हो सकता है। ओके, फ्रॉग कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस, चेंजेस के लिए करेगा ना, जैसे आपने पढ़ा है कि ये क्या एम्फीबियंस आता है, अगर ये पानी के अंदर है तो क्या करेगा, पानी के अंदर है तो अपनी मॉइस्ट स्किन से क्या करेगा, ब्रीथ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लैंड पर है तो वो लंग से ब्रीथ करेगा। तो आपने देखा वो जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ प्रीडेटर, 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 हॉर्स, लायन, रैबिट, डियर। फाइंड अ प्रीडेटर, ये प्रीडेटर को फाइंड करता कौन करता है, लायन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि कोई भी कर सकता है, और कुछ क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड होता है जिस बच्चे ने बुक डीपली पढ़ी है, क्योंकि अगर आपने बुक के कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बुक को अच्छे से रीडिंग करें। अगर आप कोशिश, अगर आपको मान लो कि अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने बहुत, थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो अलग अलग, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में इतना ज्यादा नहीं आता, ठीक है। आप अदर बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे लखमीर सिंह की बुक आती है साइंस की, आप वो कर सकते हो, ठीक है। दिशा की बुक आती है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा दूसरी बुक्स को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम शो सम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सम नेम ऑफ फंक्शन ऑफ फ्लावर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक हिबिस्कस का ये फूल पहचानने के लिए आ सकता है, किसका ये हिबिस्कस फ्लावर है, चाइना रोज बोल सकते हैं, बहुत सारा। सबसे अच्छा फ्लावर है स्टडी करने के लिए, जिसमें हम उसके एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल सब आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई देते हैं। ये कहलाते हैं आपके, इसके सेपल्स कहलाते हैं। और जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। ये आपका रेड कलर का मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं पेटल। इसका जो फीमेल पार्ट होता है वो कहलाता है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है, स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। इसका मेल पार्ट जो कहलाएगा, मेल पार्ट कहलाएगा एंथर। मेल पार्ट क्या कहलाएगा, एंथर। देखो इसमें फिलामेंट बनाओ, इसमें स्टिग्मा बनी हुई नहीं, यही है अच्छे से, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये वाली है ये। इसके बाद आएगा एंथर, एंथर ये। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि फिलामेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो फिलामेंट कुछ इस तरीके से होता है, फिलामेंट नहीं सॉरी, फीमेल फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलिनेशन जब होगा इस तरीके से, ये आपकी कहलाती है स्टाइल, ये कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाती है ओवरी, जिसके अंदर कहलाते हैं ओव्यूल्स। क्या भरे होते हैं, ओव्यूल्स। ये सीड में कन्वर्ट होकर आगे जाके। अगर हम बात करें मेल पार्ट का, तो मेल पार्ट इस तरीके से होता है, ये कहलाते हैं एंथर, जिसमें क्या भरे होते हैं, पोलन्स भरे होते हैं। ये आपके 7th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ोगे आप। ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं। कह रहा एंथर कंटेन्स पोलन सैक, अभी बताया पोलन्स कहाँ होते हैं, एंथर में, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा उसने, फिलामेंट हैज अ स्टिकी सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स टू अटैच। स्टिकी सरफेस होता है, पोलन यहाँ पे, पोलन इस पे उस पे क्या रहते हैं, अटैक करते हैं, अटैच रहते हैं, सॉरी अटैक नहीं, अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। पेटल्स अटैक इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन विद इट ब्राइट कलर, सही है, क्योंकि कलर ये पोलिनेशन के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, कलरफुल होने की वजह से। ये भी इसका सेलेक्ट सही है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज, ये भी सही है। इसका यही गलत है, क्योंकि स्टिकी सरफेस फॉर पोलन गेन्स टू अटैच, इसके अंदर भरे होते हैं ना कि उस पे होते हैं। तो इसका विच पार्ट इज इनकरेक्ट, तो इसका कौन सा पार्ट आएगा, बी पार्ट। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मेरे को बहुत दिन लग गए इस बार वीडियो डालने में, एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं डाल पाती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अब हो सकता है मैं वीक में एक वीडियो जरूर डालूँ आपके लिए। अपनी इसी तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए, आगे अपनी लाइफ में सक्सेस, जिसे आप अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो, सक्सेस जो आप उसमें क्या हो सको, उसे पा सको, ठीक है।
तो थैंक यू एंड बाय बाय।